नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? हाउ इज एवरीथिंग? वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग। क्या चल रहा है? क्या हालचाल? ऑल गुड? वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। माफ कीजिएगा, आपको सुबह थोड़ा जल्दी बुला लिया। हाँ, हमारा एक सेशन बचा हुआ है, मैंने सोचा कि इसको खत्म कर लेते हैं, है ना? वाई टू कीप हैंगिंग इट, फिनिश ऑफ करते हैं। तो अभी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल सेशन अपना कंडक्ट करेंगे और जो छोटी मोटी बातें रह गई हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है, और बताओ, आप लोग बताओ। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। अच्छा लगा टीपीए का लेक्चर। नेक्स्ट संडे फिर से आएगा एक और। वैसे और बताओ, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या हाल है? टीपीए तो चलो ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या चल रहा है? वैसे टीपीए आप लोगों को कठिन लगता है क्या पढ़ने में? अभी बैच में कवर हुआ है आपके टीपीए? अभी नहीं हुआ? वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग। अच्छा, अभी कवर नहीं हुआ। अच्छा, हो सकता है शायद मैं ही कवर करवाऊं फ्यूचर में। अगर मैंने ही कवर करवाया तो फिर अच्छा, फेवरेट सब्जेक्ट है? अरे वाह, टीपीए बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। सच बात है, टीपीए बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है। इनफैक्ट मैं बताऊं आप लोगों को, जो भी सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाता हूं ना, कॉन्स्टिट्यूशन तो आप लोगों ने देख ही लिया, टीपीए हो गया एक मेरा काफी पसंदीदा सब्जेक्ट है। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मेरा काफी पसंदीदा सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि मतलब अदरवाइज आपको लगेगा कि जाने कितने आसान होंगे, पीपल डोंट टेक दीज सब्जेक्ट्स वेरी सीरियसली, बट आप इनको अगर अच्छे से पढ़ना चाहोगे ना, ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, आपको घुमा के रख देंगे। और कोई भी ऐसा सब्जेक्ट्स होता है थोड़ा सा चैलेंज पोज करता है तो उसको पढ़ने में भी मजा आता है कि कैसे उसको इंटरप्रेट करें, कैसे चीजों को जानने की कोशिश करें। बस वही खेल है सारा। देखो, सारा कोई भी लॉ का सब्जेक्ट हो, एनी लॉ सब्जेक्ट, सारा खेल इस बात का है कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं, बस। अब उस समझने के प्रोसेस में नो डाउट स्टूडेंट का बहुत बड़ा रोल होता है, उसका भी एक कॉम्प्रिहेंशन लेवल हम लोगों को चाहिए, और देखो टीचर का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अगर दोनों में कंपैटिबिलिटी बन जाए, मतलब टीचर अच्छे से समझाए और बच्चा उसका साथ दे, तो कोई भी ऐसा लॉ सब्जेक्ट नहीं है, बीट एनी, किसी से भी आप डरते हो ना, जैसे सीपीसी से बहुत बच्चे डरते हैं, टीपीए से बच्चे डरते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से डरते हैं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सारा खेल समझने वाला है। ठीक है, तो चलो, आज हमारा जो लास्ट सेशन है उसमें सबसे पहले तो हमारे दो दो टॉपिक बाकी रह गए। वो है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले, जिसको कवर करना है, और दूसरे नंबर पे लैंग्वेज वाला। ठीक है, वैसे लैंग्वेज वाला इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, बट बाई चांस अगर प्रिलिम्स वगैरह में एमसीक्यू वगैरह आपसे पूछ लिया तो उसको उस पर्सपेक्टिव में हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है? चलें शुरू करें। एक बार चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो, आर वी ऑल रेडी? शुरू करें अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन को समझना। और देखो, अमेंडमेंट को समझना बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। और अच्छी बात क्या है कि अमेंडमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिससे आमतौर पर एमसीक्यू वगैरह तो पूछा ही जाता है, शॉर्ट नोट वगैरह भी आ सकता है, और क्या पता कि फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आ जाए। अगर इस टॉपिक पर क्वेश्चन आता है मेंस के अंदर, तो मैं आप सभी लोगों को सजेस्ट करूंगा बच्चे उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करना, बिकॉज दिस इज वन ऑफ दोज टॉपिक्स की आसान बहुत है, और अगर इसको आपने अच्छे से लिखा तो आपको मार्क्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे। ठीक है, और कुछ नहीं है, सारी बातें समझने वाली है। अभी आप देखोगे कि अगले 10 मिनट में आपको अमेंडमेंट का टॉपिक बिल्कुल ऐसे पक्का हो जाएगा कि जिंदगी में भूलोगे नहीं उसको।
देखो क्या है अमेंडमेंट, पहले इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। ये जो शब्द है, ये जो हमें देखने को मिलता है आर्टिकल 368 के अंदर, और ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, पार्ट 20। इसका मतलब क्या है? देखो, अमेंडमेंट का आसान सा मतलब है भारतीय संविधान के अंदर संशोधन करना, मतलब उसके अंदर कोई भी चेंज लाना। अब चेंज किस किस प्रकार का हो सकता है? 3 प्रकार के चेंज हो सकते हैं दोस्तों। या तो अमेंडमेंट हो सकता है कि उसके माध्यम से हम लोग कोई भी चीज ऐड कर रहे हैं, कोई नया आर्टिकल लेके आ रहे हैं, कोई नई लाइन ऐड कर रहे हैं, कोई नया क्लॉज ऐड कर रहे हैं, तो ये होता है अमेंडमेंट बाय वे ऑफ एडिशन, हम कुछ भी उसमें जोड़ रहे हैं। दूसरा होता है अमेंडमेंट कि हम कोई भी चीज जो लिखी हुई है भारतीय संविधान के अंदर उसे हटा रहे हैं, मतलब डिलीट कर रहे हैं। जैसे कोई लाइन लिखी है, कोई शब्द लिखा है, उसे हटा रहे हैं, तो ये भी एक अमेंडमेंट की प्रक्रिया है। और तीसरे नंबर पे आता है कि हम ना ही कुछ ऐड कर रहे हैं, ना ही हम कुछ डिलीट कर रहे हैं, हम लोग कुछ चेंज कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। अब यहां पे क्या हो रहा है, पहले कोई शब्द लिखा हुआ था, अब कोई दूसरा शब्द लिख रहे हैं। जैसे याद करो, इसका कोई एग्जाम्पल दे सकते हो आप लोग सब्स्टिट्यूशन का? कहां पे हुआ है, हमने ये बात पढ़ी है और लास्ट लेक्चर में ये पढ़ी थी। कोई आर्टिकल था जहां पे कोई शब्द लिखा हुआ था, उसको बदल के कोई दूसरा शब्द किया गया था 44th अमेंडमेंट एक्ट से। हाँ, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। क्या था पहले? इंटरनल डिस्टरबेंस लिखा हुआ था आर्टिकल 352 में, जिसको चेंज करके हम लोगों ने क्या कर दिया? क्या कर दिया बेटा? आर्म्ड रिबेलियन। क्या कर दिया? आर्म्ड रिबेलियन। तो ये किसका एग्जाम्पल होगा? सब्स्टिट्यूशन का। कुछ जोड़ा नहीं, कुछ हटाया नहीं, जो पहले एक शब्द था उसको बदल के नया शब्द लेके आ गए, क्या? सब्स्टिट्यूट करके। तो ये 3 प्रकार से अमेंडमेंट होता है, कुछ भी नई चीज को ऐड करना, कोई चीज है उसको डिलीट करना, और कोई चीज है उसको बदल के दूसरी चीज लेके आना। ये तीनों ही अमेंडमेंट की डेफिनेशन में गिरते हैं। अब देखो दोस्तों, दुनिया में जितने भी देश हैं और जितने भी देशों के जितने भी संविधान हैं, उन सबकी अलग अलग अप्रोच है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट को लेके। जैसे आपको काफी ऐसे देश मिलेंगे जहां पे अमेंडमेंट को लाना, मतलब संविधान के अंदर किसी भी बदलाव को करना बहुत मुश्किल है। जैसे अमेरिका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके अंदर आपको चेंजेस अगर लाने हैं, किसी भी गवर्नमेंट को, किसी भी सरकार को, बहुत हार्ड प्रोसेस है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल। ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, और चेंजेस लाई भी गए हैं, ऐसा नहीं है चेंजेस नहीं लाए गए, पर बहुत गिने चुने। और क्योंकि प्रोसेस इतना लेंदी है और बहुत ही मतलब लंबा आपको सपोर्ट चाहिए, तभी जाके आप ऐसा कोई चेंज लेके आ पाओगे। पर वहीं दूसरी तरफ जैसे ब्रिटिश एग्जाम्पल ले लो, जैसे ये ब्रिटेन का एग्जाम्पल लोगे तो वहां पे एक तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वो उनके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिनको वो कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं अपना, जिनके अंदर चेंजेस करना बहुत आसान है। वहां पे अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल में चेंज करना है तो कोई स्पेशल प्रोविजन थोड़ी ना है, आप सिंपल से आम सा कानून बनाओ, जैसे कोई हर एक कानून बनाते हो, वो बदलाव हो जाएगा। तो वो दूसरा एक्सट्रीम है जहां पे संविधान के अंदर चेंजेस करना बहुत इजी, इट्स क्वाइट इजी। तो हमारी तरफ दोनों टाइप की सिचुएशंस है, ऐसे देश जहां पे अमेंडमेंट लाना बहुत आसान है, और ऐसे देश जहां पे अमेंडमेंट लाना बहुत कठिन है। अभी डिपेंड करता है कि कोई भी कंट्री क्या अप्रोच रखना चाहती है। अब अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया हमेशा क्या करता है? मिडिल पाथ चूज करता है, और ऐसा ही किया है उसने आर्टिकल 368 के अंदर। अभी मैं आपको आर्टिकल 368 पढ़ाना शुरू करूंगा, वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि टोटल 2 प्रक्रिया बताई गई है। जो पहली प्रक्रिया है वो आसान नहीं है, पर इतनी कठिन भी नहीं है कि इम्पॉसिबल हो, मतलब एक लेजिट प्रोसेस है जिसको अचीव किया जा सकता है अगर चाहो। तो इंडिया का संविधान एक ऐसा संविधान है जिसकी अमेंडमेंट हो सकती है, पर वो उतना आसान नहीं है जितना ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के साथ है, और उतना कठिन भी नहीं है जितना अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हो। और जो दूसरी प्रक्रिया है आर्टिकल 368 के अंदर ही, वो पहली वाली प्रक्रिया से थोड़ी और ज्यादा कठिन है, थोड़ी सी और ज्यादा कठिन है, पर वो पूरे भारतीय संविधान के बारे में नहीं है, भारतीय संविधान के कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस के बारे में। वो कौन से स्पेसिफिक प्रोविजंस है वो हम लोग कवर करेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं।
तो भारतीय संविधान की जो अप्रोच है टुवर्ड्स द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो ना ही बहुत ज्यादा हार्ड है और ना ही बहुत ज्यादा लिबरल है। एक मिडिल पाथ है जहां पे चेंजेस लाए जा सकते हैं, एक नॉर्मल सी प्रक्रिया को फॉलो करके। बस कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा। अब सवाल ये उठता है कि क्यों हम चाहेंगे कि भारतीय संविधान में चेंज लाना कठिन हो? हम ऐसा क्यों सोचते हैं, या अमेरिका ने ऐसा क्यों सोचा? बच्चे, उसकी वजह ये होती है, देखो, किसी भी देश में कितने भी कानून हो, पर वहां का जो संविधान होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो सोर्स ऑफ पावर है। वही एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, वही एक ऐसा दस्तावेज है जो किसी भी देश की पहचान होती है कि वो देश असल में है कैसा। अगर हमें बताना हो किसी को कि इंडिया क्या है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिक प्राइमरी डॉक्यूमेंट बताने के लिए कि इंडिया ये है, इंडिया इस सिद्धांतों में मानता है, इंडिया की जो सिटीजनशिप है वो ऐसी है, सरकार और लोगों का रिश्ता ऐसा है, सरकार का आपस में रिश्ता ऐसा है, जुडिशरी कैसी है। ये सब कहां से पता चलता है? भारतीय संविधान। तो हर देश ये चाहता है कि कुछ ऐसे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हमेशा रहें जिनमें आगे आने वाली सरकारें बहुत ज्यादा बड़ा बदलाव ना कर पाए। मतलब होता है ना कि बदलते बदलते ऐसा ना हो जाए कि हम अपनी पहचान ही खो दें। दैट शुड नॉट हैपन। इसलिए अमेरिका में इतना स्ट्रिक्ट प्रोसेस है, इसलिए इंडिया में भी प्रोसेस है। हाँ, उतना स्ट्रिक्ट नहीं है, पर कंपैरेटिवली अच्छा खासा स्ट्रिक्ट है ही। तो दैट इज द रीजन कि हम चाहते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जरूरी बदलाव होते भी रहें, और साथ ही साथ इतने ज्यादा बदलाव भी ना हो जाएं कि मिसयूज कर ले कोई भी गवर्नमेंट उस पावर को और नेचर ही बदल दे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है? तो एक बैलेंस रीच आउट किया गया है आर्टिकल 368 के अंदर। यहां तक सारी बातें क्लियर हैं? एक बार चैट बॉक्स में वाई टाइप कराओ। ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं, ये दीज आर वेरी इंट्रोडक्टरी बातें समझने के लिए। अभी हमने आर्टिकल 368 शुरू नहीं किया है पढ़ना, मैं बस समझा रहा हूं व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है? अब आते हैं आर्टिकल 368 पे, द प्रोसेस, द प्रोसीजर। देखो, आर्टिकल 368 के अंदर जैसे मैंने आपको बताया दो प्रक्रिया हैं। पहली प्रक्रिया पहले समझाता हूं। अगर आपको भारतीय संविधान के अंदर बदलाव लाना है, ठीक है, तो पहली प्रक्रिया यह कहती है कि उसके बारे में बिल पेश किया जाएगा। और दोस्तों, वो जो बिल है वो लोकसभा में भी पेश हो सकता है या फिर राज्यसभा में भी पेश हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता, दोनों में से किसी भी सदन में पेश हो जाए। इंपॉर्टेंट दोस्तों ये है कि जिस भी सदन में वो पेश हुआ उस सदन के द्वारा वो पारित होना चाहिए। और पारित होने के लिए किसी भी सदन में हमको क्या चाहिए दोस्तों? स्पेशल मेजोरिटी। अभी बस मेरे को सुनो, हर बात मैं लिखवा दूंगा, अभी बस मेरी तरफ ध्यान दो और सुनो मैं क्या कह रहा हूं। पारित करने के लिए हमको क्या चाहिए दोस्तों? स्पेशल मेजॉरिटी। और स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है? स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब होता है कि वो जो सदन है उसकी जो टोटल स्ट्रेंथ है, जो उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, उसका हमको चाहिए 50% प्लस वन, मतलब आधे से एक ज्यादा। और जब ये लेवल पार हो जाए तो दूसरे नंबर पे हमको चाहिए कि जितने भी लोग प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं, जो भी लोग उपस्थित हैं और वोट डालने आए हैं, उन लोगों का हमको चाहिए 2/3। जब ये दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई होंगे पहले सदन के अंदर, मतलब 50% प्लस वन ऑफ टोटल मेंबरशिप, 2/3 ऑफ प्रेजेंटेंट वोटिंग, तब माना जाएगा कि उस पहले सदन से वो बिल पारित हो गया है। ठीक है? फिर वो जाएगा दूसरे सदन के पास और दूसरे सदन में यही सेम प्रक्रिया दोस्तों फॉलो की जाएगी। मतलब दूसरे सदन की जो टोटल स्ट्रेंथ है उसका हमको चाहिए होगा 50% प्लस वन, और दूसरे लेवल पे हमको चाहिए होगा कि जितने भी लोग प्रेजेंट एंड वोटिंग हैं उसके जो 2/3, 2/3 लोग जो हैं वो उसको हाँ बोले। दूसरे सदन में भी जब ये प्रक्रिया दोस्तों पूरी हो जाएगी तब वो दूसरे सदन से भी पारित हो जाएगा। अब सुनिएगा, बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं आप लोगों को। जब कोई भी अमेंडमेंट के संबंध में बिल दोनों सदनों से पारित हो जाता है तो हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं, प्रेसिडेंट साहब के पास पावर बहुत ज्यादा नहीं है अमेंडमेंट के बारे में।
जब भी कोई अमेंडमेंट के संबंध में बिल प्रेसिडेंट साहब के पास जाता है तो प्रेसिडेंट साहब को उसको एसेंट देनी ही देनी होती है। मैंने आपको बताया था जब मैं आपको प्रेसिडेंट पढ़ा रहा था कि किसी भी बिल के संबंध में प्रेसिडेंट के पास कुछ पावर होती है। वो या तो उस बिल को असेंट दे सकता है, या फिर वो उस बिल को वापस भेज सकता है रिकंसिडरेशन के लिए एक बार, या फिर वो उसको विथहोल्ड कर सकता है। पर दोस्तों अमेंडमेंट के संबंध में ये जो पावर्स हैं ये प्रेसिडेंट साहब के पास अवेलेबल नहीं होती है। अगर कोई भी बिल दोनों सदनों के द्वारा पारित होकर प्रेसिडेंट साहब तक गया है तो प्रेसिडेंट साहब को दोस्तों असेंट देनी ही देनी होगी। देयर इज नो अदर चॉइस। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? तो हमको दोनों सदनों के अंदर पारित कराना है वो बिल। बिल पारित कराने के लिए हमको चाहिए कि उस सदन की 50% प्लस 1 टोटल स्ट्रेंथ का और दूसरे लेवल पे 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। जब दोनों सदनों में ये प्रक्रिया, ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो जाएगा तब वो बिल प्रेसिडेंट पे जाएगा और प्रेसिडेंट साहब को अपनी असेंट देनी होगी। और जैसे ही दोस्तों प्रेसिडेंट साहब अपनी असेंट दे देंगे ऐसे किसी भी बिल के संबंध में, तो मान लिया जाएगा कि हमारे भारतीय संविधान का संशोधन हो गया है। दिस इज प्रोसीजर 1। अब इसको नोट कर लो फटाफट से, ठीक है? प्रोसीजर 1, a bill can be presented to either house of the parliament and it must be passed with special majority, which means which means 50% plus 1, 50% plus 1 of total membership and 2/3 of present and voting by both the houses. ठीक है, तो एक बिल को प्रेजेंट किया जा सकता है दोनों में से किसी भी सदन के अंदर और उसको पास होना चाहिए स्पेशल मेजोरिटी के आधार पर। और स्पेशल मेजोरिटी का मतलब 50% प्लस 1 ऑफ द टोटल मेंबरशिप एंड 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग बाय बोथ द हाउसेस। मतलब दोनों सदनों को यही प्रक्रिया फॉलो करनी होगी। ठीक है, लिख लिया? आगे नोट करो। Once the bill is passed by special majority by both the houses, then the same is presented to the president. Who is bound to give his assent.
हु इज बाउंड टू गिव हिज असेंट। ठीक है, तो एक बार अगर जो बिल है वो दोनों सदनों के द्वारा पारित कर दिया जाता है तो फिर वो जाता है प्रेसिडेंट साहब के पास, और प्रेसिडेंट साहब बाउंड होते हैं अपनी असेंट देने के लिए। और जैसे ही असेंट मिल जाएगी तो उसका मतलब क्या है, भारतीय संविधान में उस बिल के अनुसार संशोधन हो गया है, ये मान लिया जाएगा। ठीक है, क्लियर है? आर यू ऑल क्लियर? प्रोसीजर 1 समझ में आ गया? एक बार चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो बच्चे। क्लियर है ये वाला प्रोसीजर 1? इजी है। ठीक है, दोनों सदनों में स्पेशल मेजोरिटी प्लस प्रेसिडेंट साहब की एसेंट। अब लेके चलता हूं आपको प्रोसीजर 2 पर। प्रोसीजर नंबर 2, प्रोसीजर नंबर 2। अब प्रोसीजर नंबर 2 में क्या है? सेम है, पहला पार्ट बिल्कुल सेम है। ठीक है, देखो बेटा, देख लेना, बाद में स्लाइड अपलोड हो जाएगी तब। ठीक है, अभी बस सुनो, वही सेम चीज रिपीट हो रही है दोबारा। हमको क्या करना है, कोई बिल है, वो बिल पेश हो सकता है दोनों में से किसी भी सदन में, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी। और जब बिल पेश होगा तो उसको पास कराना है प्रोसीजर 2 के भी अंदर, और वही क्राइटेरिया है, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी मतलब 50% प्लस 1 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ एंड 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग, दोनों सदनों में, लोकसभा राज्यसभा दोनों में। अब यहां पे बस एक छोटा सा ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट ये है कि यहां पे जब बिल पारित हो जाते हैं दोनों सदनों के द्वारा और वो जाते हैं प्रेसिडेंट साहब के पास, तो प्रेसिडेंट साहब तुरंत के तुरंत असेंट नहीं दे देते हैं जैसा प्रोसीजर 1 में हो रहा था। प्रोसीजर 1 में क्या हो रहा था, बिल पास हुआ, प्रेसिडेंट साहब के पास गया और प्रेसिडेंट साहब को असेंट देनी ही देनी है। प्रोसीजर 2 में ऐसा नहीं है, बिल पारित होगा, फिर जाएगा प्रेसिडेंट साहब के पास, फिर प्रेसिडेंट साहब क्या करेंगे उस बिल का, उस प्रेसिडेंट साहब, वो जो प्रेसिडेंट साहब हैं, उस बिल को भेजेंगे सारे राज्यों के पास। हमारे देश में किसी भी समय पर जितने भी राज्य हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, उन सब के पास वो बिल जाएगा। ठीक है, अमेंडमेंट वाला बिल। और वो संविधान का संशोधन पूरा होने के लिए ये जरूरी है कि जितने भी टोटल राज्य हैं सारे के सारे, उनमें कम से कम 50% राज्य हां बोले। तो मान लो अगर 28 राज्य हैं तो कम से कम 14 हां बोलें, अगर 30 राज्य हैं तो कम से कम 15 हां बोलें, और अगर 29 राज्य हैं तो 14.5। 29 राज्य हैं तो भी 15 हां बोले। मतलब हमको चाहिए कि कम से कम 50% राज्य, कम से कम 50% राज्य उस अमेंडमेंट के सपोर्ट में हो। और जब उस बिल को दोस्तों 50% राज्यों का सपोर्ट मिल जाएगा, केवल तब ही जो प्रेसिडेंट साहब हैं उसे अपना असेंट देंगे, और जब प्रेसिडेंट साहब का असेंट मिल जाएगा तो वो भारतीय संविधान का संशोधन पूरा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो हमको कम से कम 50% राज्यों का सपोर्ट चाहिए। अब आप सभी लोगों के दिमाग में सवाल आना चाहिए कि सर, एक ही संविधान, उसमें अमेंडमेंट के लिए दो अलग अलग प्रक्रिया क्यों? अब यहीं पे आपको ये बात समझनी है। देखो दोस्तों, भारतीय संविधान में बदलाव करने की, अमेंडमेंट करने की जो डिफॉल्ट प्रक्रिया है, मतलब जो नॉर्मल प्रक्रिया है, वो वही है जो मैंने बताया आपको, प्रोसीजर 1, जहां पे दोनों सदन पारित करते हैं और प्रेसिडेंट साहब असेंट देते हैं और अमेंडमेंट हो जाता है। नॉर्मल प्रक्रिया वही है, 99% केसेस में वही प्रोसीजर 1 अप्लाई होता है। पर दोस्तों, कुछ ऐसे भारतीय संविधान के प्रावधान हैं, कुछ मतलब ऐसे एरिया हैं जहां पे राज्यों का हित भी इन्वॉल्व है। राज्यों का हित इन्वॉल्व होने का मतलब, अगर उन प्रावधानों में चेंजेस लाओगे, उन आर्टिकल्स में चेंजेस लाओगे, जो स्टेट के राइट्स हैं उन पे भी अफेक्ट पड़ेगा। केवल ऐसे और ऐसे ही आर्टिकल्स में अगर अमेंडमेंट लाना है, तब आपको
स्टेट्स का सपोर्ट चाहिए होगा, मतलब तब आपको प्रोसीजर टू अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट के इलेक्शन से संबंधित जो प्रावधान है, जैसे कि आर्टिकल 54, आर्टिकल 55, इनमें अगर आपको कोई भी अमेंडमेंट लाना है, आपको स्टेट्स का सपोर्ट चाहिए, मतलब प्रोसीजर टू अप्लाई होगा। इसी तरीके से जो एग्जीक्यूटिव पावर और ऑफ द यूनियन और स्टेट्स के बारे में पढ़े थे ना हम लोगों ने, आर्टिकल 73, 162, ये सब, अगर इनमें आपको चेंजेस लाने हैं, यहां पे आपको लेना पड़ेगा सपोर्ट, मतलब प्रोसीजर टू लगेगा। सबसे आसान एग्जांपल मैं आपको बताऊं, यूनियन और स्टेट जुडिशरी जो हमने पढ़ी थी, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से रिलेटेड जो प्रोविजंस पढ़े थे, आर्टिकल 124 से लेके 147, फिर 214 से लेके 231, उनमें से किसी भी आर्टिकल में अगर आपको अमेंडमेंट लेके आना है तो आपको स्टेट का सपोर्ट चाहिए, मतलब प्रोसीजर टू लगेगा। इसी तरीके से याद करो, हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स पढ़ा था, लेजिस्लेटिव पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, आर्टिकल 245 से लेकर 255 तक। उन आर्टिकल्स में अगर कोई भी चेंजेस लाना है तो अगेन आपको स्टेट का सपोर्ट चाहिए होगा। तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जहां पे प्रोसीजर टू अप्लाई होता है, जहां पे राज्यों के हित इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, क्लियर है? ये है प्रोसीजर टू, जो केवल इन गिने चुने लिमिटेड आर्टिकल्स के संबंध में लागू होता है। जब इनमें अमेंडमेंट लाना है तो आपको ये आर्टिकल टू, आपको ये जो प्रोसीजर टू है, ये फॉलो करना होता है। ठीक है, एक बार चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो, आर वी ऑल क्लियर? प्रोसीजर टू समझ में आ गया जो मैंने बोला? फिर मैं आपको लिखवाना शुरू करूंगा। क्लियर है? चलो ठीक है। नहीं बेटा, ये लास्ट क्लास है, आज आखिरी टॉपिक खत्म कर रहे हैं हम लोग। चलो अब इसको नोट डाउन कर लो फटाफट से। the bill has to be passed by both the houses of the parliament, by both the houses of the parliament, and then और पास्ड वही स्पेशल मेजोरिटी, यहां पे लिख भी देता हूं, आप भी लिख लो। पास्ड मतलब स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, पास्ड, the bill has to be passed by both the houses of the parliament, and then the bill is referred for assent to all of the states, जितने राज्य हैं उन सब के पास उस बिल को भेजा जाता है, उनकी असेंट के लिए, उनकी हामी के लिए। ठीक है, तो पहले तो बिल पास होना चाहिए स्पेशल मेजोरिटी से दोनों सदनों के द्वारा, पार्लियामेंट के, और फिर वो बिल को रेफर करेंगे हम सारे राज्यों के पास उनकी असेंट के लिए। इसके बाद it is necessary that at least 50% of all these states, 50% of all these states must support such amendment, and only then the president will give assent to the said bill, and it will come into effect। कहने का मतलब है ये जरूरी है
कि कम से कम 50% जो राज्य हैं वो अपना सपोर्ट दें उस अमेंडमेंट को, और उसके बाद ही जो प्रेसिडेंट साहब हैं उसको असेंट देंगे और वो जो अमेंडमेंट है वो इफेक्ट में आ पाएगा। ठीक है, क्लियर? ठीक है, समझ में आ गया? अब वो कौन से प्रावधान है, देखो सारे लिखने की जरूरत नहीं है, अपने एग्जाम्पल के तौर पर अपने आंसर में लिखने के लिए 4-5 आर्टिकल्स याद कर लो जहां पे इस प्रोसेस की जरूरत पड़ेगी। Procedure 2 is followed for amendment in the following articles। ठीक है, कौन कौन से आसान से लिखवा देता हूं, उनको नोट कर लो, अपनी मर्जी से याद कर लेना। आर्टिकल 54, 55 ये बहुत अच्छे प्राइम एग्जाम्पल से, इनसे शुरू कर सकते हो। इसके बाद 73, 162, इसके बाद 124 से लेके 147 तक, इसके बाद फिर आपका हाई कोर्ट से जुड़े हुए 214 से लेके 231 तक। इसके अलावा अगर और भी लिखना है तो आर्टिकल 245 से लेके 255 तक। ये कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनमें अगर आपको चेंज लाना है, अमेंडमेंट लाना है, तो आपको ये वाला जो प्रोसीजर 2 है, मतलब जो स्टेट एसेंट वाली बात है, वो दोस्तों फॉलो करना पड़ता है। कोई भी आपको 3-4 जितने याद होते हो उतने याद कर लो, जो भी पसंद आ रहे हो। ठीक है, क्लियर है? ये दोस्तों दूसरा तरीका है अमेंडमेंट को लेके आने का। तो डिपेंड करता है कि जो भारतीय संविधान में संशोधन लाने की कोशिश हो रही है वो कौन से आर्टिकल में हो रही है। अगर इनमें से कोई सब्जेक्ट मैटर है आपके अमेंडमेंट का, तो आपको प्रोसीजर 2 फॉलो करना पड़ेगा, मतलब स्टेट की असेंट चाहिए होगी। और अगर इनके अलावा और कोई सा भी दूसरा आर्टिकल है, तो जो पहला वाला प्रोसीजर है, प्रोसीजर 1, जहां पे केवल लोकसभा राज्यसभा से बिल पास कराना था और प्रेसिडेंट साहब की असेंट चाहिए थी, वो फॉलो करना होगा, मतलब प्रोसीजर 1 फॉलो करना होगा। ठीक है, क्लियर है? आ गया बात समझ में? तो केवल इन सिमिलर सिचुएशंस में ही ये फॉलो होगा। हाँ, 368 के ही अंदर दोनों ही प्रक्रिया दी गई है। ठीक है, आ गई बात समझ में? अब मुझे फटाफट से बताओ, कोई भी डाउट, कंफ्यूजन तो नहीं है अमेंडमेंट के बारे में? आर वी ऑल क्लियर? बच्चे, नए लॉज कोई अमेंडमेंट मतलब कोई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ी ना आए हैं, थोड़ा तो दिमाग लगाओ। क्लियर? अमेंडमेंट का प्रोसीजर समझ में आ गया? नहीं बेटा, यूनियन टेरिटरीज नहीं, मैंने स्टेट की बात करी है। यूनियन टेरिटरीज का तो रिप्रेजेंटेशन बेटा खुद केंद्र ही करता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है, तो वहां पे किससे पूछने के लिए भेजोगे? केवल राज्यों के बारे में, केवल स्टेट्स के बारे में यहां पे बात कही गई। ठीक है? हाँ, शेड्यूल 7 में भी देखो, आर्टिकल अगर 245 से 55 बोल रहा हूं तो शेड्यूल 7 तो इंप्लाइड हो गई, क्योंकि उसी में तो तीनों लिस्ट प्रोवाइड की गई है जिसकी रेफरेंस आर्टिकल 246 में दी है। टाइमिंग अपडेट क्यों नहीं है? मतलब समझा नहीं बेटा, टाइमिंग अपडेट क्यों नहीं है? आज सुबह ही शेड्यूल की गई है स्लॉट के हिसाब से। मेरी शाम को क्लासेस है, मतलब जो शाम को क्लासेस होती हैं, मेरी शाम को क्लासेस हैं दूसरे बैच के अंदर, दैट इज द रीजन कि ये वाला जो अवेलेबल टाइम था उसमें एक्स्ट्रा क्लास ले रहे हैं ना हम लोग। ये एक्स्ट्रा क्लास है, वो हमारा जो हमारी अलॉटेड क्लासेस थी वो खत्म हो गई 31 को, तो ये एक्स्ट्रा क्लास ले रहा हूं मैं आपको क्योंकि ये टॉपिक रह गया था। हो सकता है कोई एरर वगैरह हो, टेक्नोलॉजी है बेटा। कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड सेशन तो अगर बाई चांस किसी का मिस भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कुछ मैं ज्यादा नहीं पढ़ाने वाला, बस अमेंडमेंट अभी खत्म हो गया, अभी लैंग्वेज और आपको बता दूंगा, बस हो गया।
कुछ नहीं है, कुछ खास नहीं है, घबराओ मत, आराम से रहो। ठीक है, चलो अब आ जाओ अगली बात पर। अब देखो बच्चे, अब देखो बिल्कुल डिस्कशन बंद कर दो, हो गया 368 समझ में आ गया, प्रक्रिया लिख ली, बात खत्म। अब सुनो मैं क्या कह रहा हूं, मेरी तरफ ध्यान रखो। अब अमेंडमेंट की प्रक्रिया क्या है वो तो आगे समझ में, पावर है पार्लियामेंट के पास अमेंडमेंट करने की, ये बात भी समझ में आ गई। अब बहुत महत्वपूर्ण बात जिसकी हमें चर्चा करनी चाहिए, जिसके ऊपर सवाल आपसे पूछा जा सकता है आपके मेंस के अंदर, वो ये है कि पार्लियामेंट के पास ये जो पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, क्या ये एब्सोल्यूट पावर है? ध्यान से सुनना मेरी बात को, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन लिखा आएगा आपके एग्जाम में। क्या ये एब्सोल्यूट पावर है इन दी सेंस, मतलब क्या पार्लियामेंट अगर चाहे तो भारतीय संविधान के किसी भी प्रावधान के अंदर जो चाहे वो बदलाव ला सकती है क्या? दिस इज द क्वेश्चन। क्योंकि अमेंडमेंट के बारे में हमारे भारतीय संविधान के अंदर ये एक ही पार्ट है, पार्ट 20, जिसमें एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 368, और इसके अंदर सिंपल सी बात बोली गई है कि पार्लियामेंट के पास पावर है अमेंडमेंट करने की, और ये प्रोसीजर है। वहां पे कहीं पे भी कोई भी ऐसा रेफरेंस दिया ही नहीं गया है कि पार्लियामेंट इसके बारे में अमेंडमेंट नहीं कर सकेगा, मतलब किसी भी प्रकार से कोई भी लिमिटेशन नहीं है आर्टिकल 368 के अंदर जो कहता हो कि पार्लियामेंट की जो पावर है अमेंडमेंट की, उस पर किसी भी प्रकार की कोई भी रेस्ट्रिक्शन है या लिमिटेशन। और छोड़ो पार्ट 20 को, छोड़ो आर्टिकल 368 को, हमारे पूरे भारतीय संविधान के अंदर कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट की जो पावर है, जो अमेंडमेंट की जो पावर है, वो किसी भी तरीके से रेस्ट्रिक्टेड है या किसी भी तरीके से कंट्रोल्ड है। ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। तो क्या इसका मतलब यही है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे वो चाहते थे कि जो पार्लियामेंट की पावर हो अमेंडमेंट की वो एब्सोल्यूट हो, उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी कंट्रोल ना हो? इज दैट व्हाट दे वांटेड, या फिर उनका जो एम था वो कुछ और था? बेटा क्लास हो रही है ना, अभी चल रही है, वो तो सुन लो बेटा, जो अगर पहले की रह भी गई है तो दोबारा सुन लेना। अभी जो पढ़ाया जा रहा है उसको क्यों मिस आउट कर रहे हो कि मेंटोर ने नहीं किया, इसने नहीं किया, उसने नहीं किया? पढ़ना नहीं है, अभी नहीं पढ़ना। हाँ, कमी निकाल लें अभी सारी, क्या क्या कमियां हो गई हैं, क्या क्या गलतियां हो गई हैं, मेंटोर ने क्या गलती कर दी, एप्लीकेशन ने क्या गलती कर दी, सर यहाँ पे खड़े होके कुछ बता रहे हैं, उसने नहीं समझना किसी को, बताओ मैं बंद कर देता हूँ किताब, कोई प्रॉब्लम नहीं। यही कर लेते हैं कि मेंटोर ने नहीं किया मैसेज, एप्लीकेशन पे नोटिफिकेशन नहीं आया, अभी चल रही है क्लास, आ गए हो तो सुन लो बेटा, कुछ समझ में ही आ जाएगा, है ना? और नहीं तो रिकॉर्डेड क्लास है, ऐसा क्यों सोच रहे हो? सब कुछ होते हुए शिकायत शिकायत शिकायत, हाँ? रिकॉर्डेड कहाँ चली जाएगी? रिकॉर्डेड तो रहेगी, 50 बार देखना, 100 बार देखना। मैं कुछ पढ़ा रहा हूं, मैं कुछ समझा रहा हूं जो एग्जाम में आएगा बेटा। यहां पे कह रहे हो कि मेंटोर ने मैसेज नहीं किया, मैं क्या करूं? मेंटोर ने मैसेज नहीं किया, पढ़ लें, पढ़ लें थोड़ा सा। नहीं सॉरी की बात नहीं बेटा, क्या होता है कोई चीज चल रही है उसको पढ़। आखिरी में हम लोग डिस्कशन करेंगे, कितनी बातचीत करते हैं। आज तो मैं डाउट सेशन का मैं सोच रहा था कि क्लास को खत्म कर दूंगा 1 घंटे में, फिर आराम से बच्चों से बातचीत करेंगे, आप इधर उधर की बात कर रहे हो, ऐसा नहीं कर। सुनो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, और बहुत सिंपल चीज है बेटा, दिस इज, आपका कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है, आराम से सुनो, समझ के जाओ। हमारे भारतीय संविधान में कहीं पे भी ऐसा, कहीं पे भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं बताई गई है, टू बी वेरी फ्रैंक। तो उसको देख के तो ऐसा ही लगता है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो चाहते थे कि किसी भी प्रकार का कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। यही समझेंगे, अगर उन्हें कोई रेस्ट्रिक्शन लगाना होता तो वो लगा देते, सीधी सी बात है, आर्टिकल 368 के अंदर। अब जो मैं ये बात कह रहा हूं, यही माना जाता रहा हमारे देश के अंदर काफी समय तक, ठीक है? जैसे जब सबसे पहली बार सवाल उठा हमारे क्या कहते हैं पार्लियामेंट की पावर पर अमेंडमेंट के संबंध में,
वो दोस्तों उठा फंडामेंटल राइट्स के पर्सपेक्टिव में। और वो सवाल ये था कि क्या पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स के जो प्रोविजंस है, जो हम लोगों ने पार्ट 3 पढ़ा, आर्टिकल 12 से लेके वो जो 35 तक का डिस्कशन था, क्या हमारी पार्लियामेंट उनमें भी चेंजेस कर सकती है? ये क्वेश्चन उठा पहली बार। और इसकी तरफ जो एटीट्यूड रहा सुप्रीम कोर्ट का, बड़ा प्लेन रहा, वही रहा जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। कोर्ट ने बोला कि देखो, अगर हम लोग इंटरप्रेट करें जैसा आर्टिकल 368 स्टैंड करता है, तो सीधी सी बात है कि वो जो अमेंडमेंट है, उसकी जो पावर है पार्लियामेंट की, वो अनलिमिटेड पावर है, वो चाहे कोई भी चेंज कर सकती है। ठीक है। फिर इसमें जो बाधा बन रही थी बात, वो बन रही थी बाधा आर्टिकल 13। ध्यान से सुनना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ रहा हूं। जो रास्ते में आ रही थी बात इस इंटरप्रिटेशन के, वो आ रही थी आर्टिकल 13 में जो बात लिखी हुई है। आर्टिकल 13 बच्चे हमारा लॉ की डेफिनेशन प्रोवाइड कराता है पार्ट 3 के लिए। और आर्टिकल 13 कहता है कि लॉ की डेफिनेशन में सब कुछ आता है, ऑर्डिनेंस, रूल्स, रेगुलेशंस, बाई लॉज, एक्ट, सब कुछ, कस्टम तक मान के चलिए, वो लॉ की डेफिनेशन में गिरते हैं आर्टिकल 13 के अंदर। और क्या बोलता है आर्टिकल 13 कि अगर कोई भी ऐसी चीज होगी जो लॉ की डेफिनेशन में गिर रही है, अगर वो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जाएगी तो वो वॉइड हो जाएगी। सही बात है। तो मान लीजिए अगर कोई कानून बनाया जा रहा है और उस कानून के माध्यम से किसी फंडामेंटल राइट को हटाया जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है जिस फंडामेंटल राइट को हम हटा रहे हैं या जिस फंडामेंटल राइट में हम चेंजेस ला रहे हैं, तो आर्टिकल 13 के हिसाब से हम उसके खिलाफ जा रहे हैं। और आर्टिकल 13 के हिसाब से उसे वॉइड हो जाना चाहिए, उसे शून्य हो जाना चाहिए। सही बात कह रहा हूं? बिल्कुल सही बात कह रहा हूं। तो क्लैश हो गया दो प्रावधानों में कॉन्स्टिट्यूशन के। एक तरफ आर्टिकल 368 जिसने जो पार्लियामेंट की पावर है अमेंडमेंट की, उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। एक तरफ आर्टिकल 13 जो कह रहा है कि कोई भी कानून अगर फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जाएगा वो वॉइड होगा। तो अगर कोई अमेंडमेंट लाया जा रहा है पार्लियामेंट के द्वारा जिसके माध्यम से किसी भी फंडामेंटल राइट को हटा रहे हैं या उसमें कोई बदलाव कर रहे हैं, तो वो पावर है पार्लियामेंट के पास या फिर वो वॉइड हो जाएगा आर्टिकल 13 के अंदर? दैट वाज द सिंपल क्वेश्चन। और ये जो पहली बार क्वेश्चन उठा और जो जजमेंट आया, ऑथेंटिक जजमेंट आया, वो दो केसेस के अंदर आया। दोनों में एक ही बात कही गई है, इसलिए साथ में बता रहा हूं दोनों केसेस को। पहले केस का नाम था दोस्तों शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और 1951 में ही आ गया। संविधान आया 50 में, 51 में ये केस आ गया। और दूसरे नंबर का जो केस है वो है सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1965 का। यहां पे सबसे पहले एनालाइज करने की कोशिश करी इस सिचुएशन को कि अगर ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसी परिस्थिति है कि एक तरफ आर्टिकल 368 है, एक तरफ आर्टिकल 13 है, तो हम कैसे उन दोनों को हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन करें, मतलब उन दोनों को कैसे इंटरप्रेट करें कि दोनों की बात रख जाए। तो इस शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये पर्सपेक्टिव लिया और एक बात बोली कि जब पार्लियामेंट अमेंडमेंट की पावर एक्सरसाइज करती है ना आर्टिकल 368 के अंदर, तो वो लॉ की डेफिनेशन में नहीं गिरता है। मतलब कोई भी अमेंडमेंट जो पार्लियामेंट के द्वारा की जा रही है आर्टिकल 368 का इस्तेमाल करके, चाहे वो प्रोसीजर 1 के अंदर हो चाहे वो प्रोसीजर 2 के अंदर हो, वो लॉ नहीं कहलाएगी आर्टिकल 13 के अनुसार। और जो आर्टिकल 13 है वो केवल लॉ को ही वॉइड करता है, जो चीजें लॉ की डेफिनेशन में गिरती हैं। और क्योंकि अमेंडमेंट लॉ की डेफिनेशन में नहीं गिरता है, इसलिए अमेंडमेंट के माध्यम से जो फंडामेंटल राइट्स है उनको छीना भी जा सकता है और उनमें बदलाव भी किए जा सकते हैं। सो द वेरी फर्स्ट पर्पस जो इन दोनों जजमेंट्स ने सर्व किया, शंकरी प्रसाद ने और सज्जन सिंह ने, वो यही था कि उन्होंने अमेंडमेंट को इंटरप्रेट किया ऐसे कि वो लॉ की डेफिनेशन में नहीं गिरेगा आर्टिकल 13 के अंदर। और क्योंकि वो लॉ की डेफिनेशन में नहीं गिरेगा आर्टिकल 13 के अंदर, इसलिए ये पॉसिबल है कि अमेंडमेंट के माध्यम से फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस किए जा सके, पार्ट 3 में चेंजेस किए जा सके। अब मेरे को चैट बॉक्स में फटाफट से वाई टाइप करके बताओ अगर आप लोगों को ये बात समझ में आई है जो मैंने अभी आपको बताई। अभी ऑल क्लियर? शंकरी प्रसाद में क्या बोला जा रहा है, सज्जन सिंह में क्या बोला जा रहा है, ये बात सेंस कर रही है?
कि मैं जो बोल रहा हूँ वो लॉजिकल लग रही है बात कि क्या हो रहा है, क्या कहा जा रहा है। अब इसको नोट कर लो फटाफट से अपने नोट्स के अंदर, और अपने आंसर में भी इसी तरीके से लिखना जैसे मैं लिखवा रहा हूं, ठीक है। अलग अलग टाइम वेस्ट मत करना शंकरी प्रसाद पे और सज्जन सिंह पे, क्योंकि दोनों एक ही बात कहते हैं, ठीक है। केसेस ऑन अमेंडमेंट, ठीक है। तो सबसे पहला शंकरी प्रसाद, स्पेलिंग एक बार देख लेता हूं, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया, और ये है जजमेंट 1951 का। और दूसरा जजमेंट है सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, और ये जजमेंट है दोस्तों 1965 का। अब इसके अंदर क्या इंटरप्रिटेशन दी गई है उसको नोट कर लो, ठीक है। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन do not fall within the definition of law as provided under आर्टिकल 13, ठीक है। तो अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन की वो लॉ की डेफिनेशन में नहीं गिरती है जो आर्टिकल 13 के अंदर दी गई है। hence it is possible for the parliament to make any changes in पार्ट 3 जो फंडामेंटल राइट्स के बारे में, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए जो पार्लियामेंट है अगर वो चाहे तो हमारे पार्ट 3 के अंदर, मतलब किसी भी फंडामेंटल राइट के अंदर कोई भी बदलाव कर सकता है, ठीक है। क्लियर है सर? कांट दिस बी मिसयूज? अच्छा मिसयूज, हाँ अभी करें, मिसयूज वाली बात पे आएंगे, ठीक है। नोट हो गया? आ गई बात समझ में? चले, अब जैसे वो बच्ची ने एक कंसर्न दिखाया कि सर इसको मिसयूज कर सकते हैं, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स हैं हमें इतने बढ़िया बढ़िया फंडामेंटल राइट दे के गए हैं, पर ये जो सरकारें बनेंगी हमें नहीं पता ना कि आगे आने वाला प्रधानमंत्री क्या करने लगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या करने लगे। तो अगर उनके पास ये पावर रहेगी तो वो चेंजेस कर सकते हैं। और सबसे सोचने वाली बात ये है कि अगर फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट करेंगे तो उनको प्रोसीजर 2 नहीं प्रोसीजर 1 फॉलो करना है, जो और आसान वाला प्रोसीजर है, क्योंकि उसमें स्टेट का इतना कंसर्न है नहीं। तो आसान वाली प्रक्रिया इस्तेमाल करके वो फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर देंगे, तो चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगी। राज्य उसके बारे में कुछ कर भी नहीं पाएंगे, केवल पार्लियामेंट के हाथ में रोल होगा। ना ही बेचारा प्रेसिडेंट कुछ कर सकता है, प्रेसिडेंट साहब को भी असेंट देनी ही देनी है। तो मतलब जिसकी भी सरकार बनेगी और उसके पास अगर अच्छी सी खासी मेजोरिटी हो गई राज्यसभा में के सभा के अंदर भी, तो चाहे तो कुछ भी करेगा फंडामेंटल राइट्स के साथ। तो जो आपको डर लग रहा है ऐसा ही डर सुप्रीम कोर्ट को भी लगने लगा अपने खुद के ही फैसले से, जो उन्होंने ये फैसले, देखो ये फैसले गलत नहीं होते बेटा, शंकरी प्रसाद का फैसला गलत नहीं है, ना ही सज्जन सिंह का फैसला गलत है, वो इंटरप्रेट कर रहे हैं जैसा कॉन्स्टिट्यूशन है।
वो तो वही कह रहे हैं जैसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि भाई कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो हम अपनी तरफ से कैसे लगा दें। पर कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसका काम केवल लॉ को इंटरप्रेट करना नहीं होता, इट इज वन ऑफ द प्राइमरी ड्यूटी। पर उसके अलावा भी अगर कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि लॉ जैसा है अगर उसको वैसा ही इंटरप्रेट किया तो नुकसान हो सकता है भारतीय संविधान का, तो वो अपनी तरफ से भी एक बोलते हैं ना थोड़ा सा चीजों को मोल्ड कर सकती है। एंड दैट इज समथिंग जो सुप्रीम कोर्ट करेगा अगले जजमेंट में। अब अगले जजमेंट का नाम था दोस्तों गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, 1971 का जजमेंट है, अभी लिख दूंगा, अभी बस सुन लो। अब गोलकनाथ के केस में सुप्रीम कोर्ट दूसरे एक्सट्रीम पे चला गया, मतलब एक एक्सट्रीम पे शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह में बैठा था, गोलकनाथ में वो दूसरे एक्सट्रीम पे चला गया और क्या बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट को बोल रहा है कि पार्लियामेंट के पास कोई भी पावर नहीं है अमेंडमेंट करने की किसी भी प्रावधान के अंदर जो पार्ट 3 के अंदर दिया गया है। और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो अमेंडमेंट होती है आर्टिकल 368 के अंदर वो लॉ की डेफिनेशन में गिरती है, वो लॉ की डेफिनेशन में गिरती है। और क्योंकि वो लॉ की डेफिनेशन में गिरती है इसलिए अगर उसके माध्यम से किसी भी फंडामेंटल राइट में कोई चेंज किया जाएगा या उसको हटाया जाएगा तो वो आर्टिकल 13 से हिट हो जाएगा और वो शून्य हो जाएगा, और वो शून्य हो जाएगा। तो गोलकनाथ में जस्ट अपोजिट बात कही गई, जो बात शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह में कही गई थी कि अमेंडमेंट लॉ की डेफिनेशन में गिरता है, और क्योंकि वो लॉ की डेफिनेशन में गिरता है इसलिए अगर उसके माध्यम से फंडामेंटल राइट्स में चेंज करोगे या उनको छीनोगे तो वो शून्य हो जाएगा आर्टिकल 13 के अनुसार। जिसका मतलब क्या हुआ कि पार्लियामेंट अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उनके साथ छेड़खानी नहीं कर सकती है, उनके साथ कोई भी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकती है। तो बड़ा आसान तरीका है, अगर आपको सज्जन सिंह समझ में आ गया, शंकरी प्रसाद समझ में आ गया, उसका जस्ट अपोजिट कर दो, वो गोलकनाथ का जजमेंट है। ठीक है, इसको नोट कर लो, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, केस नंबर 3, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ठीक है, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1971, सुप्रीम कोर्ट। अब इसमें क्या बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट? द अमेंडमेंट falls within the definition of law as provided under Article 13 and hence if any amendment makes any changes or takes away any of the fundamental rights, any of the FR's fundamental rights, the same shall be void under Article 13। ठीक है, तो जो अमेंडमेंट है वो लॉ की डेफिनेशन में गिरता है जो आर्टिकल 13 के अंदर दिया गया है, और इसलिए अगर कोई भी बदलाव लाया जाता है किसी भी फंडामेंटल राइट के अंदर जिससे फंडामेंटल राइट को छीना जा रहा हो तो वो शून्य हो जाएगा आर्टिकल 13 के अनुसार, आर्टिकल 13 के अनुसार। ठीक है, आगे बात समझ में? एक बार चैट बॉक्स में वाई टाइप कर देंगे बच्चे सभी लोग। गोलकनाथ क्लियर हो गया कि कैसे
जस्ट अपोजिट बात कह रहा है जो बात शंकरी प्रसाद में कही गई थी। आर यू ऑल क्लियर? अच्छा हाँ, सॉरी बेटा। हाँ, इसको करेक्ट कर लेना बेटा, डेट को एक बार। ठीक है, एक बार आखिरी में भाग्यश्री पूरी कहानी में कंक्लूड कर दूंगा 2-4 लाइनों में, तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी बस साथ के साथ चलते चलो, ठीक है। अब जैसे ही गोलकनाथ का जजमेंट आता है दोस्तों, तो हमारी सरकार चुप तो बैठेगी नहीं, क्योंकि आप उसकी अमेंडमेंट पावर को लिमिट कर रहे हो। और सरकार में भी कौन? इंदिरा गांधी जी। तो वो तो बिल्कुल भी शांत नहीं बैठने वाली थी। तो हमारे भारतीय संविधान के अंदर एक अमेंडमेंट लाया गया, एक संशोधन लाया गया, जिसको हम बोलते हैं आर्टिकल 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कौन सा? 24वां 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आया गया। और उस 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने चेंजेस करे आर्टिकल 13 के अंदर और आर्टिकल 368 के अंदर, दोनों के अंदर एक क्लॉज डाला गया। और उस क्लॉज में क्या लिखा हुआ था? उसमें लिखा हुआ था कि इस आर्टिकल के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब आर्टिकल 13 के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी भी अमेंडमेंट पे अप्लाई हो जो भारतीय संविधान के अंदर की गई है। मतलब वही बात जो शंकरी प्रसाद में कही गई थी, उसको लिख दिया गया अमेंडमेंट करके कि जो अमेंडमेंट है वो लॉ की डेफिनेशन में नहीं गिरेगी आर्टिकल 13 के। और फिर वही कॉन्सिक्वेंस होगा, क्योंकि नहीं गिरेगी डेफिनेशन में, तो व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंस कि अगर पार्लियामेंट चाहेगी तो पार्ट 3 में बदलाव कर सकेगी, चेंजेस लेके आ सकेगी। तो पहले, अब गोलकनाथ ने क्या किया था? गोलकनाथ ने शंकरी प्रसाद को और सज्जन सिंह के केसेस को ओवर रूल कर दिया था और एक कॉन्ट्रेरी जजमेंट सुना दी थी। अब उस जजमेंट के खिलाफ भारतीय संविधान के अंदर बदलाव लाके, अमेंडमेंट लाके आर्टिकल 13 में ये लिख दिया गया कि क्या कहते हैं, अमेंडमेंट नहीं गिरता है लॉ की डेफिनेशन में, आर्टिकल 13 को ही अमेंड कर दिया गया। पर ये कहानी खत्म नहीं होने वाली। इस अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट के सामने कि ये जो अमेंडमेंट किया गया है आर्टिकल 13 के अंदर, आर्टिकल 368 के अंदर, और बोला गया कि अमेंडमेंट लॉ की डेफिनेशन में नहीं गिरेगी, ये अल्ट्रा वायर्स है, ये वॉइड है, ये गलत जजमेंट, गलत अमेंडमेंट है, नहीं आनी चाहिए थी। और ये जो फैसला था ये सुप्रीम कोर्ट ले रहा है 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की वैलिडिटी के बारे में। और कौन से केस के अंदर ले रहा है? केशव नंदा भारती के अंदर, जो सबसे बड़ा जजमेंट है। केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के अंदर कई सवालों में से एक सवाल जो सुप्रीम कोर्ट के सामने उठ खड़ा हुआ है वो हुआ है कि गोलकनाथ की जजमेंट कितनी वैलिड है, और उसके रेस्पॉन्स में ये जो 24th अमेंडमेंट एक्ट लेके आया गया है वो कितना वैलिड है। ये क्वेश्चन अराइज हो रहा है। अब आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट कि सुप्रीम कोर्ट क्या कह सकता है? केशव नंदा भारती में सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा कि 24th अमेंडमेंट एक्ट वैलिड है या इनवैलिड है? अमेंडमेंट जो है वो लॉ की डेफिनेशन में आती है या नहीं आती है? केशव नंदा भारती में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो 24th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया है सरकार के द्वारा, ये वैलिड है। मतलब ये जो नया क्लॉज जोड़ा गया आर्टिकल 13 में, क्लॉज 4, जो बोल रहा है कि अमेंडमेंट लॉ की डेफिनेशन में नहीं गिरेगा, वो ठीक है, इट इज ओके, इट इज गुड, इट इज वैलिड। और जो गोलकनाथ की जजमेंट थी वो गलत थी। मतलब हमारा जो केशव नंदा भारती का जजमेंट है उसमें सुप्रीम कोर्ट गोलकनाथ को गलत ठहरा रहा है। कह रहा है गोलकनाथ के अंदर जो इंटरप्रिटेशन दी गई है आर्टिकल 13 को, आर्टिकल 368 को, गलत है। शंकरी प्रसाद सज्जन सिंह में सही थी। आर्टिकल 3, ये जो अमेंडमेंट आया गया है 24th अमेंडमेंट, ये सही है। और बहुत बड़ी बात बोली सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पार्लियामेंट की ये जो अमेंड करने की पावर है ना कॉन्स्टिट्यूशन को, ये उसकी सोवरेन पावर है। सुनिएगा, पहले मेरी बात को सुनिएगा।
कि ये उसकी सोवरेन पावर है। और सोवरेन पावर होने का मतलब क्या है? ये ऐसी पावर जो उसके पास बाय डिफॉल्ट है। राज्य होने के नाते, पार्लियामेंट होने के नाते ये उसके पास ये पावर है बाय डिफॉल्ट, और उस पर किसी भी प्रकार की कोई रेस्ट्रिक्शन लगाना या लिमिटेशन लगाना ठीक नहीं रहेगा, खासकर जब आर्टिकल 368 के अंदर ही खुद ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं लगाई गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो हमारे भारतीय संविधान के किसी भी प्रावधान को, फिर वो चाहे प्रियम्बल हो, फिर वो चाहे फंडामेंटल राइट्स हो, या अन्य कोई सा भी प्रोविजन हो, उसमें अगर वो चाहे तो अमेंड कर सकती है। जो चाहे वो अमेंडमेंट कर सकती है। पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारी पार्लियामेंट के अधीन है, जहां तक बात उसके अमेंडमेंट की है। और जो आर्टिकल 13 है उसमें जो लॉ की डेफिनेशन है उसमें अमेंडमेंट नहीं गिरती है। वो बात तो 24th अमेंडमेंट एक्ट ने कह ही दी। पर अब ये पर बहुत इंपॉर्टेंट, पर ये जो पावर है पार्लियामेंट की, ये एब्सोल्यूट नहीं है। पावर है, सोवरेन पावर है, कॉम्प्रिहेंसिव पावर है, पर एब्सोल्यूट नहीं। एब्सोल्यूट मतलब नहीं है। क्यों नहीं है एब्सोल्यूट? कोर्ट कहता है कि अपनी अमेंडमेंट की पावर को एक्सरसाइज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई भी बदलाव नहीं कर सकता है, ऐसा कोई भी अमेंडमेंट नहीं ला सकता है जिसका परिणाम हमारे भारतीय संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को तोड़ना हो या उसके खिलाफ जाए। मतलब पार्लियामेंट जो चाहे वो बदलाव कर सकती है हमारे भारतीय संविधान के अंदर किसी भी प्रावधान के अंदर, पर जो बेसिक स्ट्रक्चर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उसे नहीं तोड़ सकती है। अब सब लोग पहली बार जब उन्होंने सुना इस बात को तो वो चौंक गए, ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? क्योंकि हमारे भारतीय संविधान के अंदर तो कहीं पे भी इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल किया ही नहीं गया है। बेसिक स्ट्रक्चर ये क्या होता है? तो फिर केशव नंदा भारती में जजमेंट डिफाइन कर रहा है कि बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब है कुछ ऐसे सिद्धांत, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स जो हमारे देश की पहचान है, हमारे देश की पहचान है। मतलब ऐसे प्रिंसिपल्स जिनके बिना हमारा देश ही नहीं रहेगा, ऐसे प्रिंसिपल्स। अब कोर्ट ने कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए। कोर्ट ने एग्जाम्पल दिया जैसे कि सोवर्निटी का प्रिंसिपल, कि हम संप्रभु हैं, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, कोई भी सरकार इस बात को बदल नहीं सकती। सेकुलरिज्म का प्रिंसिपल, धर्मनिरपेक्षता का प्रिंसिपल, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, हमारी कोई भी सरकार इस प्रिंसिपल को बदल नहीं सकती। इक्वालिटी का प्रिंसिपल, कि हमारे देश के अंदर हर एक व्यक्ति समान है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, कोई भी सरकार उसको बदल नहीं सकती। तो कहने का मतलब है बेसिक स्ट्रक्चर मतलब ऐसे प्रिंसिपल्स जो बिल्कुल एब्सोल्यूट नेचर के हैं, जो हमारे देश को हमारा देश बनाते हैं, उनमें आप चेंजेस नहीं कर पाओगे, नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ भी चेंज करो, किसी भी पार्ट में करो, पार्ट 3 में भी करो, बस सुनिश्चित कर लेना कि जो भी बदलाव कर रहे हो, जिस भी आर्टिकल में कर रहे हो, उसका नेचर बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। और आखिरी बात जब पूछा गया कि सर ये तो आपने कुछ एग्जाम्पल दे दिए, क्या यही है बेसिक स्ट्रक्चर? फिर कोर्ट बोलता है नहीं। जब भी ये सवाल उठेगा कोर्ट के सामने कि कोई भी संविधान में जो संशोधन किया गया है वो बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ जा रहा है या नहीं, उस केस के अंदर, उस इंडिविजुअल केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट करेगा, एनालाइज करेगा कि वो जो पार्ट है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है या नहीं। कहने का मतलब है बेसिक स्ट्रक्चर कोई एक फिक्स्ड कॉन्सेप्ट नहीं है कि उसमें 4 चीजें लिखी हैं कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। बेसिक स्ट्रक्चर एक ऐसी डॉक्ट्रीन है जो समय समय पर बदलती रहेगी,
सिचुएशन के हिसाब से, सिनेरियो के हिसाब से, और हर केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट को ये मौका मिलेगा कि वो इंटरप्रेट करेगा कि कौन से वो प्रिंसिपल हैं किसी भी समय पर जो उसे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माना जाना चाहिए या नहीं। तो हो सकता है कुछ प्रिंसिपल जो आज बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माने जा रहे हैं शायद कल ना माने जाए, या हो सकता है कुछ प्रिंसिपल जो शायद आज नहीं माने जा रहे हैं वो कल माने जाए। तो इट डिपेंड्स और इट वेराइज फ्रॉम केस टू केस। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारा केशव नंदा भारती का जजमेंट हुआ। अब एक बार चैट बॉक्स में वाई टाइप करके बताओ, समझ में आया केशव नंदा भारती में क्या बताया मैंने? क्लियर हुई बात कि कोर्ट कहने की कोशिश क्या कर रहा है? हुई बात क्लियर? आप वो आपको केशव नंदा भारती की जजमेंट पढ़ के उसकी किसकी याद आई? अरे वो कौन सा शो है अभी जो आया है नया सीजन जिसका, कहाँ गया? हाँ, वो कौन सा नया शो है जो गांव वाला, कौन सा शो है? पंचायत। तो उसमें एक वो जो अपोजिट वाला बंदा है, कैरेक्टर जो है, जो मतलब अपोज करता रहता है इन सब लोगों को, प्रधान वगैरह को, तो उसका जो फ्रेंड है, क्या नाम है उसका? विनोद। हाँ। तो उससे बोलता नहीं है लास्ट सीजन में कि विनोद देख रहे हो कैसे अंग्रेजी में बात को गोल गोल घुमाया जाता है। केशव नंदा भारती एग्जैक्टली एग्जैक्टली वही जजमेंट है कि कैसे अंग्रेजी भाषा में बात को गोल गोल घुमाया जाता है। बिल्कुल, जो सवाल पूछा उसका जवाब दिया नहीं। बीच में नई डॉक्ट्राइन डाल दी कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर क्या है पता नहीं, केस बाई केस बताएंगे कि क्या है। आखिरी में कोर्ट को करना वही था जो उसने गोलकनाथ में किया था, बस वो एक्सप्लिसिटली नहीं कर पा रहा था क्योंकि आर्टिकल 368 से सपोर्ट नहीं मिल रहा था, इसलिए उसने ये सारी बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन वगैरह का बनाया उसने बहाना, और बोल दिया कि जो पावर है वो एब्सोल्यूट नहीं है। क्या फर्क पड़ा बच्चे? गोलकनाथ के जजमेंट में और केशव नंदा भारती के जजमेंट में आपको कोई फर्क लग रहा है? बच्चे लगभग लगभग हर फंडामेंटल राइट बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट ही होगा। कौन सा फंडामेंटल राइट है जिसे आप बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं मानोगे? राइट टू रिलीजन बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बनेगा, एक्सप्लॉइटेशन बेसिक स्ट्रक्चर, लिबर्टी बेसिक स्ट्रक्चर, लाइफ बेसिक स्ट्रक्चर, इक्वालिटी बेसिक स्ट्रक्चर। तो इनडायरेक्टली तो वही बात हो गई ना, दैट यू कांट चेंज, बस लैंग्वेज अलग है, कहने का तरीका अलग है। बोलते हैं ना कि आप एक चीज को लड़ झगड़ के भी कर सकते हो जैसे गोलकनाथ कर रहा था, और उसी चीज को प्यार से भी कर सकते हो जैसे केशव नंदा भारती ने किया। कॉन्सिक्वेंस दोनों का सेम है। ठीक है, तो फटाफट से केशव नंदा भारती को लिख लो। केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। अब थोड़ा हाथ तेज चलाना, ठीक है, कि सर ये दिखा दो वो दिखा दो, नहीं, ध्यान से साथ साथ चलना। पहला पॉइंट, दी 24th Constitution Amendment Act is valid and the amendment under Article 368 does not fall within the definition of law as provided under आर्टिकल 30। ठीक है, ये तो वही बात रिपीट है जो हमने शंकरी प्रसाद में भी पढ़ी थी कि जो 24th अमेंडमेंट एक्ट है वो वैलिड है, और जो क्या कहते हैं अमेंडमेंट है वो लॉ की डेफिनेशन में नहीं गिरता है अंडर आर्टिकल 30। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, द पार्लियामेंट
has the power, the parliament has the power to make amendments into any part of the constitution, any part of the constitution, including part 3, ठीक है। पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को, पार्ट 3 को भी इंक्लूडेड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हाउएवर द पार्लियामेंट cannot while making amendments violate the basic structure of the constitution। ठीक है, पर जो पार्लियामेंट है वो कोई भी ऐसा अमेंडमेंट नहीं ला सकती है जिससे जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो वायलेट हो, ठीक है। अब शॉर्ट में लिख रहा हूं, बेसिक स्ट्रक्चर, बीएस, बेसिक स्ट्रक्चर इंक्लूड्स दोज fundamental principles which represent the basic ideology and identity of India as a nation। बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर कुछ ऐसे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आते हैं जो हमारे भारतीय देश की बेसिक आइडियोलॉजी, उसकी सोच और उसकी आइडेंटिटी को दर्शाते हैं। और कुछ एग्जाम्पल लिखने हो तो सेकुलरिज्म लिख लो, सोवर्निटी लिख लो, इक्वालिटी लिख लो, ठीक है, 2-4 बहुत है। ठीक है बेटा, क्लियर है? आ गई बात समझ में? जितना मैं नोट करवा रहा हूं बस उतना ही लिखो, जितने जजमेंट्स मैं लिखवा रहा हूं उतना ही लिखो, ठीक है। चलो आ जाओ। अब आपको क्या लग रहा है कि केशव नंदा भारती के जजमेंट के बाद सरकार शांत बैठने वाली है? इंदिरा गांधी जी शांत बैठने वाली हैं? 1973 में जजमेंट आई है, 1976 में नया अमेंडमेंट आता है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट। कौन सा? 42nd अमेंडमेंट एक्ट। और 42nd अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से कुछ नए बदलाव लेके आए जाते हैं, ठीक है। और आर्टिकल 368 के अंदर क्लॉज 4 और क्लॉज 5 ऐड होते हैं। कौन सा? क्लॉज 4 और क्लॉज 5। और क्या क्या बोला जाता है इन क्लॉज 4 और क्लॉज 5 के अंदर? क्लॉज 4 बोलता है कि जब भी पार्लियामेंट अपने अमेंडमेंट की पावर को एक्सरसाइज करेगी तो वो जो अमेंडमेंट है वो कभी भी सब्जेक्ट मैटर नहीं बनेगी जुडिशियल रिव्यू का। मतलब समझे कि कोई भी अमेंडमेंट जो लाई गई है वो सही है या नहीं,
वो कोर्ट डिसाइड नहीं कर सकता है। कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर नहीं होगी ओवर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पहला पॉइंट। जो क्लॉज 5 आया उसने क्या बोला? उसने लगभग वही बात बोली जो केशव नंदा भारती में भी बोली गई थी कि जो पार्लियामेंट की पावर है अमेंडमेंट की वो एब्सोल्यूट है। मतलब वो चाहे तो हमारे भारतीय संविधान के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है और किसी भी प्रकार का कोई भी लिमिटेशन या रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो जो 42nd अमेंडमेंट आया उसने ये दो नई बातें लेके आए। ठीक है कि कभी भी अमेंडमेंट जुडिशियल रिव्यू का सब्जेक्ट मैटर नहीं बनेगी और जो पार्लियामेंट की पावर है अमेंडमेंट की वो एक्सटेंड करती है सारे प्रावधानों पर, किसी पर भी, कोई बेसिक स्ट्रक्चर वगैरह कुछ नहीं। कोई भी आर्टिकल होगा हम उसमें चेंज कर सकेंगे, कोई भी पार्ट होगा हम उसमें चेंज कर सकेंगे। ठीक है, अब ये तो रेस्पॉन्स हो गया सरकार का। अब क्या कोर्ट शांत बैठने वाला था? कोर्ट भी शांत नहीं बैठने वाला। और आया बहुत महान जजमेंट जिसका नाम है मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और मिनर्वा मिल्स के अंदर यही जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट है इसको क्वेश्चन किया गया, इसको चैलेंज किया गया। इन दोनों ही क्लॉजेस को, क्लॉज 4 और क्लॉज 5 जो ऐड किए गए थे आर्टिकल 368 के अंदर, इनको चैलेंज किया गया। और जो सुप्रीम कोर्ट है उसने मिनर्वा मिल्स के अंदर ये दोनों ही बदलावों को खारिज कर दिया। मतलब बोला कि ये दोनों ही बातें, हंसने वाली बात है सच में, ये दोनों ही पॉइंट जो डाले गए हैं ये बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ जाते हैं, जो बेसिक स्ट्रक्चर केशव नंदा भारती के अंदर बताया गया है। तो उसी बेसिक स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके जो केशव नंदा के अंदर स्थापित किया, मिनर्वा मिल्स के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है और उसके द्वारा जो लाए गए बदलाव है आर्टिकल 368 के अंदर, उसे ही खारिज कर दिया। मतलब उसी बेसिक स्ट्रक्चर को जिससे पीछा छुड़ा रही थी सरकार 42वां संशोधन करके, उसी का इस्तेमाल करके उसी संशोधन को उड़ा दिया। ये है रियल फाइट। ठीक है, तो इसको नोट कर लो फटाफट से। मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये हमारा 5वां जजमेंट है ना, आई गेस। देखो किसी भी टॉपिक में 5 केसेस से ज्यादा मत पढ़ना कभी भी। ठीक है, मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 1980 का जजमेंट है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का। द सुप्रीम कोर्ट held unconstitutional the newly added clause 4 and 5 of article 368 by way of 42nd Constitution Amendment Act as violating the, शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा, BS मतलब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर दिया क्लॉज 4 को और क्लॉज 5 को, जिनको 42वें संशोधन के माध्यम से लाया गया था, और बोला कि वो बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलो, हो गया? आ गई बात समझ में? एक बार चैट बॉक्स में सभी लोग वाई टाइप कर दो अगर आपको पूरा अमेंडमेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया और ये जो मैंने 5 केसेस आपको पढ़ाए दे आर ऑल्सो क्लियर टू यू। अब अगर क्वेश्चन आएगा फुल फ्लेजेड भी, अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो आपके पास पर्याप्त कंटेंट है,
आप अच्छा आंसर लिख सकते हो। अब भी नहीं लिख के आओगे तो भैया मैं कुछ नहीं कर सकता उसके बारे में, ठीक है। हर चीज समझा दी, हर चीज लिखवा दी, ठीक है। चलो अब आखिरी टॉपिक, दी वेरी लास्ट टॉपिक, बहुत छोटा सा टॉपिक है और वो है ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में। शुरू में ही बता दे रहा हूं आप लोगों को, ये ऑफिशियल लैंग्वेज का टॉपिक मैं केवल इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि प्रीलिम्स में हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ लें, तो उस टॉपिक को उसी तरीके से पढ़ना, बहुत ज्यादा बाल की खाल या बाल पे डाई करने मत बैठ जाना, ठीक है। बच्चे टाइम पे डिपेंड करता है रुचिका, अगर शॉर्ट नोट वगैरह लिख रहे हो तो 2 केस भी लिखोगे काफी है, पर अगर फुल फ्लेजेड आंसर लिख रहे हो तो 5 को लिख देना, 4 को लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, केशव नंदा तक तो लिख ही देना। चल आ जाओ बेटा ऑफिशियल लैंग्वेज पे आ जाओ। तो हम लोग कौन कौन से आर्टिकल पढ़ने वाले हैं जिन पे आपको ध्यान देना है, लिख लो पहले ही। आर्टिकल 343, आर्टिकल 345, आर्टिकल 346 और आर्टिकल 348, ये 4 आर्टिकल्स हैं जिन पे हम लोग फोकस करेंगे, जहां से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा तो मतलब हमारा जो अंत हो रहा है वो एकदम खुशी के पॉइंट पे हो रहा है, हा? बढ़िया वाली अमेंडमेंट, मतलब बढ़िया वाली क्लास के साथ हो रहा है। चलो अब आ जाओ, मेरे को टाइम नहीं बचा है, सुन लो फटाफट से जल्दी जल्दी। देखो आर्टिकल 343 जो है, जो बात करता है, वो कहता है कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, ध्यान से सुनना बेटा, एक ही बार बता पाऊंगा, ऑफिशियल लैंग्वेज जो होगी केंद्र की, मतलब यूनियन की, वो होगी हिंदी। और जो स्क्रिप्ट होगी, स्क्रिप्ट का मतलब समझते हो, लिपि, जिस लिपि में लिखा जाता है भाषा को, लिपि होगी बेटा देवनागरी, ठीक है। तो यूनियन की जो लैंग्वेज है वो है हिंदी और जो स्क्रिप्ट है वो है देवनागरी। केवल एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से पढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुन लेना बेटा, ठीक है। अब ये तो होगी भाषा की बात, अब आते हैं नंबर सिस्टम पे। नंबर सिस्टम, न्यूमेरल्स, न्यूमेरल्स को कैसे लिखोगे, तो उसके लिए हम लोगों ने इंटरनेशनल फॉर्म को अडॉप्ट किया है, इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन न्यूमेरल्स। आपने देखा होगा, हम जो क्या कहते हैं न्यूमेरल्स होते हैं 1 2 3 4, उनको हिंदी में भी लिखते हैं। हिंदी में भी किसी को आता है, हिंदी में लिखना आता है न्यूमेरल्स को, तो वो फॉलो नहीं होगा। उसके लिए इंटरनेशनल फॉर्म, मतलब अगर हमको न्यूमेरल्स लिखने हैं तो हम कैसे लिखेंगे, ऐसे 1 2 3 4 5, यहां पे हिंदी वाले न्यूमेरल्स नहीं चलेंगे, ठीक है। तो नोट कर लो फटाफट से, आर्टिकल 363, और इसी तरीके से करना जैसे मैं करा रहा हूं। द ऑफिशियल लैंग्वेज, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन इज हिंदी इन देवनागरी, देवनागरी स्पेलिंग देख लेना बेटा, देवनागरी स्क्रिप्ट, ठीक है। जो ऑफिशियल लैंग्वेज है यूनियन की वो हिंदी है देवनागरी स्क्रिप्ट में। फॉर न्यूमेरल्स, फॉर न्यूमेरल्स इंटरनेशनल, इंटरनेशनल फॉर्म है ना, इंटरनेशनल फॉर्म, हाँ, इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन न्यूमेरल्स, इंडियन न्यूमेरल्स will be followed, will be followed। इसमें बस ये इंटरनेशनल फॉर्म याद रखना, मतलब वही 1 2 3 4 जैसा हम लोग आमतौर पर आम भाषा में लिखते हैं, उसी तरीके से, ठीक है। क्लियर है, हाँ। आर्टिकल 3, अरे मैं भी एक्साइटेड हो जाता हूं आप लोगों के साथ साथ। आर्टिकल 343, ठीक है। आगे दोनों बात समझ में, हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट में और न्यूमेरल्स के लिए इंटरनेशनल फॉर्म, ठीक है। अब देखो, अब आप जब ये पढ़ने लगोगे ना आर्टिकल, तो आपको कुछ ऐसी बातें लिखेंगी, दिखाई देंगी, 15 ईयर्स के लिए हम ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं, मतलब बार बार रेफरेंस आएगा 15 ईयर्स का, 15 ईयर्स का। पहले ही बता दे रहा हूं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये जो बातें हैं इनको इग्नोर करो। हल्का सा एक पर्सपेक्टिव दे देता हूं, जब दोस्तों भारतीय संविधान बन रहा था और जब हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर रहे थे, तो बोला, मतलब हम लोगों ने सोचा था कि 15 सालों के लिए, जब भारतीय संविधान लागू हो रहा है उसके बाद 15 सालों तक हम लोग अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करते रहेंगे ऑफिशियल पर्पसेस के लिए,
और फिर धीरे धीरे हिंदी भाषा की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ये प्लान था ओरिजिनली हमारा। और इंग्लिश के साथ क्यों कंटिन्यू कर रहे थे? क्योंकि आजादी से पहले जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन था वो अंग्रेजी में ही होता था, तो सारे जो लोग सरकार के लिए काम कर रहे थे वो अंग्रेजी में ही ज्यादा निपुण थे। तो दैट वाज द रीजन कि सोचा गया कि अभी अंग्रेजी के साथ कंटिन्यू कर लेते हैं, धीरे धीरे हिंदी की तरफ मूव आउट कर लेंगे, ठीक है, बाय एंड बाय करके। पर दोस्तों वो हो नहीं पाया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। आज भी जो ऑफिशियल वर्क होता है ना यूनियन का, वो अंग्रेजी में ही होता है। उसको ट्रांसलेट किया जाता है हिंदी में, दैट इज समथिंग वेरी डिफरेंट। पर जो नॉर्मल फॉर्म ऑफ लैंग्वेज है, जो फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, वो अंग्रेजी में ही है। तो आप बहुत ज्यादा परेशान होना मत कि मतलब 15 साल लिखा है, इसका मतलब क्या है। बाल की खाल निकालने की जरूरत नहीं है। बस ये जो मैंने बात आपको बताई है, ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो बोला गया था कि 15 साल के बाद फिर यूनियन देख लेगा कि उसे अंग्रेजी भाषा यूज करनी है या फिर हिंदी भाषा यूज करनी है। और देखो दोनों ही चल रही हैं। वैसे तो अंग्रेजी होती है प्राइमरी लैंग्वेज, पर हिंदी वगैरह भी हमको देखने को मिल जाती है। अब आ जाओ बेटा आर्टिकल 345 पे। अब हम लोग बात करते हैं किसी भी राज्य की भाषा क्या है। ये तो हमने यूनियन की पढ़ ली, केंद्र की पढ़ ली कि हिंदी है, देवनागरी स्क्रिप्ट में है। अब अगर हम लोग राज्यों की बात करें तो उनके बारे में बोला गया है कि राज्य की जो विधायिका है, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो कानून पारित करके किसी भी भाषा को जो उस राज्य के अंदर बोली जाती है, राज्य के अंदर इस्तेमाल की जाती है, वो उसको अडॉप्ट कर सकते हैं अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर। तो कहने का मतलब क्या है, हमारे जो राज्य हैं उनके पास आजादी है कि उन्हें अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर कौन सी भाषा रखनी है। उनको कुछ नहीं करना है, उसके बारे में उन्हें कानून बनाना है और किसी एक भाषा का चयन कर लेना है। और अगर ऐसा नहीं है तो हिंदी तो है ही, हिंदी तो बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज है ही, तो हिंदी तो चलती ही रहेगी। पर अगर आप चाहते हो कि कोई और भाषा रहे तो उसके बारे में कानून बना लो। तो जैसे अगर आप हमारे भारत देश के अंदर देखोगे भी, तो जितनी भी ये नॉर्दर्न बेल्ट आपको देखने को मिलती है, ये यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, ये राजस्थान और ये सब, ये सारे क्या है, हिंदी स्पीकिंग बेल्ट्स हैं। तो यहाँ पे जो ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी को ही अडॉप्ट कर रखा है। पर वहीं अगर आप साउथ में चले जाओगे या फिर नॉर्थ ईस्ट की तरफ चले जाओगे या एक्सट्रीम नॉर्थ की तरफ चले जाओगे, वहां पे आपको राज्य मिल जाएंगे जिन्होंने अपनी जो लैंग्वेजेस हैं उनको अडॉप्ट कर रखा है। तेलुगु कर रखा है, तमिल कर रखा है एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन। तो राज्यों की आजादी है, ठीक है। तो इस पॉइंट को नोट कर लो। आर्टिकल 345 दी स्टेट लेजिस्लेचर, शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा, द स्टेट लेजिस्लेचर्स हैव बीन granted the power to adopt any language in use in that particular state और हिंदी as the official language बाय लॉ। पर कानून के माध्यम से होगा, ऐसा कानून बनाना पड़ेगा इसके बारे में, ठीक है। तो जो स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं उनके पास ये पावर है कि वो किसी भी भाषा को जो उस राज्य के अंदर इस्तेमाल होती है या फिर हिंदी को अपने ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो ये केंद्र समझ में आ गया, हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट, और जो क्या कहते हैं राज्यों को, उनको लिबर्टी दे दी। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे जो कि दिया गया है आर्टिकल 346 के अंदर। अब दोस्तों दो राज्य हैं, जैसे एक राज्य के अंदर जो बात चल रही है वो तो चलो उस भाषा में हो जाएगी जो उसने डिसाइड किया। अब अगर दो राज्यों का आपस में कम्युनिकेशन हो रहा है तो वो कम्युनिकेशन किस भाषा में होगा? ये भी हो सकता है मानो दोनों राज्यों की भाषाएं अलग अलग हैं, तो फिर कैसे कम्युनिकेशन होगा दो राज्यों के बीच में? तो यहां पे बोला जाता है कि जो भी ऑफिशियल लैंग्वेज केंद्र की होगी, ध्यान से सुनना बेटा, जो भी ऑफिशियल लैंग्वेज केंद्र की होगी किसी भी समय पर,
वही फॉर्मेट फॉलो किया जाएगा कम्युनिकेशन के लिए, मतलब वही लैंग्वेज फॉलो की जाएगी कम्युनिकेशन के लिए दो राज्यों के बीच में। तो अगर दो राज्य एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो उसी भाषा में करेंगे जो भाषा केंद्र की है। और केंद्र की कौन सी भाषा है, अभी मैंने आपको बताई, हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट, ठीक है। और उसके अलावा अंग्रेजी भी है, अंग्रेजी भी आप यूटिलाइज कर सकते हो, वो 15 साल से खिंच के आज तक चल रहा है मामला, तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में से किसी को भी अडॉप्ट कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है, इसको नोट कर लो। आर्टिकल 346, as far as the language of communication, the language of communication between two or more states is concerned, it will be the same language as the official language of the union तो जहां तक बात है कम्युनिकेशन की दो या दो से ज्यादा राज्यों के बीच में, वो वही भाषा होगी जो भाषा यूज की जा रही है ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर केंद्र के द्वारा। किसके द्वारा? केंद्र के द्वारा। ठीक है, क्लियर है बेटा? अभी तो बताया बेटा, देवनागरी लैंग्वेज नहीं होती है, देवनागरी स्क्रिप्ट होती है, लिखने का तरीका होता है। ठीक है, समझ में आ गया आर्टिकल 346? अब आते हैं आखिरी बात पर, जो कि है आर्टिकल 348। आर्टिकल 348, आर्टिकल 348 में बात करी गई है पार्लियामेंट की भाषा की, कानून की भाषा की और कोर्ट ऑफ लॉ की भाषा की, न्यायालयों की भाषा की। ठीक है, तो बारी बारी से बताऊंगा। सबसे पहले तो ये सुन लो, क्योंकि हम लॉ के बच्चे हैं, तो जो भी कार्रवाई होगी, ध्यान से सुनना बेटा, जो भी कार्रवाई होगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर या फिर किसी भी हाई कोर्ट के अंदर, फिर वो चाहे किसी भी राज्य में हो, चाहे उस राज्य की कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज हो, याद रखिएगा, वो होगी दोस्तों अंग्रेजी। कौन सी होगी? अंग्रेजी। तो सुप्रीम कोर्ट की सारी कार्रवाई, सारे हाई कोर्टों की सारी कार्रवाई किस भाषा में होगी? अंग्रेजी भाषा में होगी। और जहां तक सबऑर्डिनेट कोर्ट का है, क्योंकि वो सवाल आपके दिमाग में फुदकने लगा होगा, सबऑर्डिनेट कोर्ट में अंग्रेजी तो चल ही सकती है, उसके साथ साथ जो भी भाषा राज्य की है वो भी चल सकती है। ठीक है, इसके अलावा जितनी भी पब्लिकेशंस हैं पार्लियामेंट की, जैसे कोई भी बिल आएगा, कोई भी कानून बनेगा, कोई भी लेजिस्लेशन बनेगा, ये सारे के सारे, मतलब कोई भी ऑर्डर हो, रूल हो, रेगुलेशन हो, किसी भी तरह का कोई भी प्रोडक्ट निकल के आ रहा है पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग से, वो हमेशा दोस्तों उसका जो अथॉरिटेटिव टेक्स्ट होगा वो अंग्रेजी में होगा, वो अंग्रेजी में ही होगा। ठीक है, क्लियर है? अब आप सोचोगे कि सर कानून तो हमको हिंदी में भी देखने को मिल जाता है, मैं आईपीसी हिंदी में ढूंढ के दिखा दूं आपको गूगल से, या फिर किसी और भाषा में ढूंढ के दिखा दूं। फिर देखो, यहां पे बात हो रही है ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट की। ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट का मतलब है कि जो ओरिजिनल टेक्स्ट है, जो दोस्तों ओरिजिनल टेक्स्ट होगा वो अंग्रेजी में होगा। उसके ट्रांसलेशन करवा सकता है पार्लियामेंट अलग अलग भाषा में, और होता है। हर एक्ट का, हर ऑर्डिनेंस का, हर रूल का ट्रांसलेशन सारी भाषा में होता है, जो सारी भाषा हमारी शेड्यूल 8 के अंदर लिखी हुई है। अब ये काम सुप्रीम कोर्ट ने भी शुरू कर दिया, हाई कोर्ट ने भी शुरू कर दिया, चंद्रचूड़ जी ने इस पर बहुत ध्यान दिया है।
पर ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट अंग्रेजी में ही आता है, किसी भी जजमेंट का, किसी भी ऑर्डर का अंग्रेजी में ही आएगा। पर हाँ, उसको अब हम लोग ट्रांसलेट करने लगे हैं अलग अलग भाषाओं में, हिंदी में, और ये मतलब जो भी शेड्यूल 8 की जो भाषाएं हैं, सारी रिकॉग्नाइज्ड भाषाएं, उन सब में हम लोग जजमेंट्स वगैरह को भी ट्रांसलेट करने लगे। पर याद रखिएगा, अगर सवाल आएगा तो सवाल आएगा अथॉरिटेटिव टेक्स्ट पे, और अथॉरिटेटिव टेक्स्ट क्या कौन सा है बेटा? अंग्रेजी। कौन सा है? अंग्रेजी। अब इस बात को नोट कर लो फटाफट से, आर्टिकल 348, ठीक है? आर्टिकल 348 यहां पे क्या बोला जा रहा है, एक ही साथ लिख दे रहा हूं, ठीक है? द proceedings of the Supreme Court, the High Court, and all the authoritative texts of the judgments, orders, rules, regulations, acts of parliament or acts of parliament will all be in English language, will all be in English language। तो एमसीक्यू में अगर पूछें तो ये अंग्रेजी भाषा की बात याद रखना। और देखो बच्चे, इस टॉपिक से एमसीक्यू ही आएगा, ठीक है? बच्चे आर्टिकल 347 स्किप कर सकते हो, अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो, मेरे हिसाब से वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? ठीक है, अब इसमें बस एक छोटी सी बात बोलूंगा, बहुत छोटी सी बात। किसी भी राज्य का, ध्यान से सुनना बेटा, किसी भी राज्य का अगर गवर्नर साहब चाहें तो, किसी भी राज्य के अगर गवर्नर साहब चाहें तो वो ये कह सकते हैं कि किसी भी हाई कोर्ट के अंदर, उस राज्य का जो हाई कोर्ट है उसके अंदर हिंदी भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा, या फिर उस राज्य की जो और कोई भाषा है जो भी उसने ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर अडॉप्ट की हुई है या इस्तेमाल होती है उस राज्य के अंदर, किसी और भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा उस हाई कोर्ट के अंदर। अगर गवर्नर चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, पर याद रखिएगा, गवर्नर साहब अगर ऐसा कोई ऑर्डर जारी करेंगे, ऐसा कोई निर्देश जारी करेंगे हाई कोर्ट के लिए, तो उन्हें पहले प्रेसिडेंट साहब की क्या करनी पड़ेगी? कंसेंट लेनी पड़ेगी। तो गवर्नर साहब पहले प्रेसिडेंट साहब की कंसेंट लेंगे, और प्रेसिडेंट साहब की कंसेंट के साथ हिंदी भाषा का या किसी भी अन्य भाषा का इस्तेमाल करवा सकते हैं हाई कोर्ट के अंदर, ठीक है? तो इस पॉइंट को फटाफट से नोट कर लो। दी गवर्नर ऑफ एनी स्टेट with the consent of the, किसकी कंसेंट के साथ? with the consent of the president can provide for the use of Hindi or any other language in the high court proceedings, ठीक है? अगर गवर्नर साहब चाहें तो किसी भी राज्य के प्रेसिडेंट साहब की कंसेंट के साथ हिंदी भाषा का या किसी भी अन्य भाषा का इस्तेमाल बता सकते हैं हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के बारे में, ठीक है?
बेटा आर्टिकल 74 में लिखा है कि लगभग हर बारे में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वही एडवाइस करता है, तो हर एक पॉइंट पे बार बार उस चीज को पूछने की जरूरत नहीं है, या बार बार वो सवाल अपने दिमाग में लाने की जरूरत नहीं। जब प्रेसिडेंट अपने एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सरसाइज ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पर कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा उन्हीं के कहने पर करेगा। ठीक है, अब मुझे एक बार बता दो फटाफट से, आर वी ऑल क्लियर? मेरे हिसाब से लैंग्वेज में इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट अगर आपको अंदर से इच्छा है ऐसा कुछ पढ़ना चाहते हो तो बिल्कुल आप अगर चाहो तो आर्टिकल को रिफर कर सकते हो। ठीक है, शॉर्ट में उनके नोट्स बनाना चाहो तो बना सकते हो, मेरे हिसाब से इतना पर्याप्त होगा। ठीक है, चलिए अब हो गया हमारा लैंग्वेज का पॉइंट भी कवर। अब आप लोगों की बारी है, क्या कोई भी बात, कोई भी ऐसी चीज जो हम लोगों ने आज कवर करी, चाहे वो अमेंडमेंट का टॉपिक रहा हो, चाहे फिर वो आपका लैंग्वेज का टॉपिक रहा, कोई भी ऐसी बात बेटा समझ में नहीं आई, कहीं पे कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कुछ भी ऐसा रह गया? हाँ बेटा, ओरिजिनल टेक्स्ट, ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट का मतलब ओरिजिनल टेक्स्ट। हाँ बेटा, क्लास ओवर हो गई है, बस 4 मिनट और बचे हैं, अगर कोई सवाल पूछना है तो पूछ लो। और आप सभी लोग बच्चे मेरे टेलीग्राम चैनल पे हो, उम्मीद है कि आप सभी लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे हो। कल को भी अगर कोई दिक्कत आए, कोई परेशानी आए कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, क्योंकि हो सकता है कल को जब एग्जाम वगैरह सर पे होंगे तो डर लगेगा अंदर से आप सभी लोगों को, तो जरूर कम्युनिकेट करिएगा। ठीक है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। आप ऐसा मत सोचना कि क्लासेस खत्म हो गई हैं तो फिर सर क्या, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टेलीग्राम वगैरह पे आप मेरे से कभी भी कनेक्ट कर सकते हो, अपना कोई भी क्वेश्चन वगैरह उसको पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, वरना अदरवाइज मैं कॉन्स्टिट्यूशन आपको कहीं ना कहीं पढ़ाता हुआ मिल ही जाऊंगा यूट्यूब पे या फिर कहीं ना कहीं, तो उसका भी इस्तेमाल करो। और देखो बिल्कुल घबराना नहीं, बिल्कुल भी डरना नहीं है किसी भी चीज को लेकर, आपने हर चीज को अच्छे से समझा है। बस अब आप लोगों की एक जिम्मेदारी बचती है जो मेरी क्लासेस खत्म होने के बाद भी आपको जारी रखनी पड़ेगी, और वो है रिवीजन। बेटा रिवीजन करना मत छोड़ना, रिवीजन थोड़ा थोड़ा करके करते चलो, बहुत जरूरी है। ठीक है, शेड्यूल से प्री में क्वेश्चन, बस इतना पता होना चाहिए जो इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स हैं कि कौन से शेड्यूल में क्या बात लिखी हुई है, मतलब किस बारे में है। जैसे हम लोगों ने जो बीच बीच में डिस्कशन किया कि कौन से शेड्यूल के अंदर क्या लिखा है, बस उतना काफी है, अब उसको बैठ के याद मत करने बैठ जाना। ठीक है, क्लियर है बेटा? सब कुछ समझ में आया आज की क्लास में? कोई भी बात जो नहीं समझ में आई, कोई भी आर्टिकल, कोई भी जजमेंट, सब क्लैरिटी बन गई है? अच्छा आंसर लिख लोगे आसानी से? चल ठीक है, थैंक यू सो मच। अब आप सभी लोगों से मुलाकात होगी किसी नए सब्जेक्ट के साथ, किसी नई कहानी के साथ। उस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान से करने की कोशिश करेंगे। नहीं बेटा, प्रोसीजर 1 को अपनाया जाएगा अगर आर्टिकल 368 में चेंज करना है तो। अच्छा आर्टिकल 3, हाँ प्रोसीजर 2 को अप्लाई किया जाएगा बिल्कुल, क्योंकि उसमें स्टेट भी कंसर्न है। गुड क्वेश्चन, वेरी नाइस। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा। मिलते हैं किसी नए सब्जेक्ट में, होपफुली मजेदार सब्जेक्ट होगा, नहीं होगा तो उसको मजेदार बना देंगे। ठीक है, चलो बाकी कोई प्रॉब्लम हो लेट मी नो। बाय बाय, सी यू। थैंक यू बेटा, बाय बाय। प्लेजर इज ऑल माइन बेटा, बहुत अच्छा बैच था, बहुत मजा आया आप सभी लोगों को पढ़ाकर। अब अच्छे से मेहनत करना, रिवाइज करते रहना चीजों को। ठीक है, हाँ बेटा आपके मैसेजेस दिखते हैं, सबके मैसेजेस दिखते हैं आप कोई खास थोड़ी ना हो कि आपके मैसेजेस नहीं दिखेंगे, सबके दिखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू बेटा। अच्छा एक बार बोले, थोड़ा दिमाग लगाओ भाई, मेहनत करो वैसे आप लोग काफी मेहनत कर रहे हो, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा अननेसेसरी अपने आप को प्रेशराइज मत करना, आराम आराम से धीरे धीरे सब हो जाएगा। हाउ टू कंट्रोल माई टेंशन, ज्यादा सोचो मत, इतना ज्यादा सोच क्यों रहे हो? जज बन गए, बहुत अच्छा, नहीं बने तो क्या हो गया? सांस आना बंद थोड़ी ना हो जाएगी, या जिंदा रहना थोड़ी ना बंद हो जाओगे।
कुछ और करेंगे, अच्छा करेंगे। देखो इस दुनिया में अगर आप मेहनती हो ना तो आप कुछ ना कुछ तो कर लोगे। परेशानी उनकी है जो मेहनत करना नहीं चाहते। तो आप देख लो, आप मेहनत करना चाहते हो या नहीं। अगर आप मेहनती हो तो कुछ ना कुछ भगवान ने आपके लिए अच्छा सोच के रखा ही है। कोशिश करो, पूरी दम लगाओ कि जज बनना है, और नहीं भी बने सो व्हाट, इतना नहीं सोचो। ठीक है, चलो सी यू, बाय बाय, साइन आउट।